530 के अंदर 500 की एक वैरायटी आती है। आइए से 500 कहता है कि एक ऑडिटर हमेशा सैम्पलिंग पे काम नहीं करता। इसके बारे में बदगुमानी है कि वो हमेशा सैम्पलिंग के ऊपर जाता है, नहीं। वो अगर चाहे तो 100% एग्जामिनेशन भी कर सकता है, 100% टेस्टिंग भी कर सकता है, मगर कब करेगा? जब ये चीज़ें पूरी हों। ऐसी पॉपुलेशन हो जो कि स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स हो। आप जाते हैं क्लाइंट पे और क्लाइंट कहता है कि जनाब गराज में मेरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इसको वेरीफाई कर दें। आपने कहा कितनी गाड़ियाँ? उसने कहा 4। तो आपके जहन में आ गया 4 गाड़ियाँ, मेरी पॉपुलेशन है 4 गाड़ियों की, और मैंने पढ़ा था कि मैंने सैम्पलिंग पे काम करना है, तो मैं 4 में से 1 को वेरीफाई कर लूँ, 2 को वेरीफाई कर लूँ, या 3 को वेरीफाई कर लूँ। चौथी करूँगा तो वो तो फिर सैम्पलिंग ना रही। तो वो गया नीचे गराज में और 2 गाड़ियों को बगैर देखे 2 को वेरीफाई कर लिया। क्या ये अच्छा काम किया उसने? नहीं। गाड़ियाँ लार्ज वैल्यू आइटम्स हैं और क्वांटिटी क्या है? स्मॉल नंबर। तो स्टैंडर्ड कहता है जहाँ पे क्वांटिटी कम है और वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ पे तुम्हें सैम्पलिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम तुम्हें कहते हैं कि सैम्पलिंग करो, खुशी से करो, मगर इतना भी ओवर होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फिर जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो और आपके पास कोई और तरीका ना हो टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या आप मुझे इस पॉइंट का कोई रेलेवेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल अपनी की किताब से दे सकते हैं? जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा और आपके पास कोई और तरीका नहीं होता। मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नहीं, रिस्क इतना ज़्यादा है कि 100% रिस्क का रिस्क 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 100% रिस्क होता है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जहाँ पे रिलेटेड पार्टी, वहाँ पे हम लोग हर ट्रांजैक्शन को पकड़ के चेक करने पे मजबूर हुए होते हैं, और अगर एक आधी पार्टी भी उसने मिस की हुई है तो हम उसके पीछे भी पड़ जाते हैं। इवन अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं भी है, हम उसको भी चेक करना है कि क्यों नहीं है। इतना रिस्क होता है। तो ये बात हमें समझ आई। फिर जहाँ पे आपको लगे कि यार इस तरह की वर्किंग है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, तो उसको अगर मैं मशीन पकड़ के 12 से मल्टीप्लाई कर दूं या 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जवाब मेरे पास फ़ौरन से आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर साल का हो, यानी कि 12 महीनों का हो, और मैं कहूँ यार सैम्पल बेस में मैं 3 महीनों का वेरीफाई कर लूँ, तो जहाँ मैंने 3 का किया है उसको 9 से मल्टीप्लाई करके या 9 को मज़ीद ऐड करके मैं पूरे साल का निकाल सकता हूँ। तो अगर ऐसी वर्किंग है जो कि रेपिटेटिव है, वो, या जहाँ पे आपको लगता है कि वो चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव बन सकती है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना कुछ ज़्यादा कॉस्टली प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पे जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो या स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम्स हो, यहाँ पे मुझे 100% की तरफ चले जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे सैम्पलिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्या ये तीनों पूरी होनी चाहिए? नहीं, इनमें से कोई भी एक चीज़, ये हो या ये हो या ये हो, मुझे सैम्पलिंग नहीं, मुझे 100% तमाम आइटम्स को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। फिर सैम्पलिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप लेस देन द पॉपुलेशन आइटम्स पकड़ते हैं, उसको निकाल के उसके ऊपर लगाते हैं अपने प्रोसीजर्स, एक रिज़ल्ट निकालते हैं, फिर उस रिज़ल्ट को पकड़ के प्रोजेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन पे। तो जो आंसर आता है वो आंसर आपका होता है आपका एविडेंस। मगर हमेशा ये सैम्पलिंग आपको सही गाइड नहीं करती है। इट कैन लीड टू रिजेक्शन ऑफ राइट या एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग। ये 2 बहुत बड़े इसके साथ अटैच्ड सैम्पलिंग रिस्क है। क्या? रिजेक्शन ऑफ राइट या एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग।
लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ, कंपनी ने आपसे कहा कि ये 100 आइटम्स हैं, जाओ वेरीफाई करके आओ कि ये 100 आइटम्स ठीक है या नहीं है। आपने वो 100 आइटम्स पकड़ी, अब आप तो हैं हडा नाम, आपने कहा 100 की 100 वेरीफाई करनी है। आपने उस 100 में से 40 का सैंपल निकाल लिया, उस 40 के सैंपल को निकाल के रिजल्ट आया नेगेटिव में। आप गए कंपनी के पास और जाके कहा कि सर रिजल्ट नेगेटिव है। अच्छा, ये काम 40 के ऊपर आपने किया पौने घंटे में, और अगर आप 100 के 100 को वेरीफाई करते तो शायद 2 घंटे का टाइम लगता। अब मैनेजमेंट परेशान है, उसने आपसे पूछा कि यार तुमने सारा काम कर लिया है, क्या तुमने 100% ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया है? आपने कहा नहीं। तो उसने कहा भाई तुम फिर कैसे श्योरिटी के साथ एक स्टेटमेंट पास कर रहे हो कि इसका रिजल्ट नेगेटिव है, हो सकता है पॉजिटिव हो, तुमने कैसे निकाला? उसने कहा सर वो हमें स्टैंडर्ड ने कहा हुआ कि सैम्पलिंग के ऊपर काम करना। तो उसने कहा भाई क्या हम तुम्हें सैम्पलिंग के ऊपर करने के पैसे देते हैं? नहीं, हम तुम्हें पैसे देते हैं कि तुम हमें 100% चीज आइटम्स को वेरीफाई करके दो। आपने कहा सर रुक जाए, हमने कभी भी ये तय नहीं किया था कि हम आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस देंगे। हम कौन सी देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। और रीजनेबल है क्या कि सारी चीज़ों को, सारी ट्रांजैक्शंस को, सारे आइटम्स को हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, सैम्पलिंग बेस पे काम करते हैं हम लोग। फिर उसने एक बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा यार देखो तुम सैम्पलिंग पे काम करो, मगर फिर आगे ये ना कहो कि मेरी आइटम्स नेगेटिव हैं। तुम एक काम करो, इसको एक दफ़ा दोबारा से टेस्ट करो, नया सैंपल निकाल के देखो और देखो क्या अब भी रिजल्ट नेगेटिव ही आता है या नहीं आता। वो दोबारा गया, उसने फिर से सैंपल निकाला, इस दफ़ा उस सैंपल का रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। अब वो शर्मिंदा, अब वो नेगेटिव की तरफ जाए या वो पॉजिटिव की तरफ जाए। तो सैम्पलिंग के अंदर जजमेंट और लक बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि ये है क्या, एस्टिमेशन है। तो किस अगर आपका सैंपल अच्छे वाला आ गया तो आपने क्या कहना है, वाह वाह सब कुछ ओके है। और अगर आपका सैंपल ही नेगेटिव वाला हो तो आप क्या कहेंगे, सब कुछ ही ख़राब है। एक क्लास में अगर 50 बच्चे हों और मुझे पता है उन 50 बच्चों का कि उसमें से 10 नालायक हैं और 40 पढ़ने वाले हैं, ICAP का वफ्द आता है, डेलीगेशन आती है, और वो उन 50 बच्चों में से 5 का सैंपल साइज निकालते हैं और इत्तफाकन वो 5 के 5 बच्चे वो आ जाएं जो कि नालायक हैं, तो वो क्या कहेंगे, ये क्लास तो फारिग है। बट अगर 100% को वेरीफाई किया जाता तो मुझे पता है कि इसमें से 80% स्ट्रेंथ लायक की है और 20% नालायक की है। मगर जो उन्होंने सैंपल निकाला उसकी बेस पे उन्होंने क्या असर्शन निकाली कि क्लास क्या है, नालायक है। तो ये सैम्पलिंग के साथ रिस्क अटैच्ड है। या तो हम बुरी बात को मान लेंगे या हम अच्छी बात को इग्नोर कर देंगे। किताब में उर्दू नहीं है, बच्चा अक्सर यहाँ पे फंसता है, इसकी उर्दू लिख लें। रिजेक्शन ऑफ राइट क्या है, अच्छी बात को इग्नोर कर दिया है, और एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग क्या है, बुरी बात को पकड़ के मैंने मान लिया। तो याद आए कि आपने क्या किया, अच्छी बात को इग्नोर किया या बुरी बात को मान लिया? अच्छी बात को इग्नोर किया। अच्छी बात क्या थी कि 80% अच्छे बच्चे थे जिसको उसने क्या किया, इग्नोर मारा। दिस इज रिजेक्शन ऑफ राइट। और बुरी बात को मान लेना क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग। अब इसी टेबल को एक नए अंदाज से देखते हैं। मैं गया कंपनी में, मैं हूं एक ऑडिटर और मैंने कंपनी के कंट्रोल्स पकड़ के वेरीफाई करने हैं। कंपनी के कंट्रोल्स, कंपनी को पता है कि बहुत तूफानी है, कंपनी को पता है कि 85% कंट्रोल्स तूफानी बने हुए हैं, और उनको ये भी पता है कि 15% कंट्रोल्स में वीकनेसेस हैं। हुआ ये कि मेरे हाथ में उन 15% कंट्रोल्स में से कुछ कंट्रोल्स लग गए, जिसको मैंने वेरीफाई किया और मैंने कहा कि नहीं तुम्हारे कंट्रोल्स तो फारिग बने हुए हैं, मगर असल में वो क्या है, अच्छे बने हुए हैं। जब मैंने ये कहा कि तुम्हारे कंट्रोल्स फारिग बने हुए हैं
इसका मतलब है कि मुझे उनके कंट्रोल्स पे रिलायंस नहीं आई। इसका मतलब है कि मुझे अब अपना सब्सटेंटिव बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ये लगेगा कि यहाँ पे रिस्क है जो कि असल में नहीं है। इससे क्या होगा, मेरे ऑडिट की एफिशिएंसी के ऊपर सवाल उठ जाएगा। जहाँ मुझे कम काम करने की ज़रूरत थी वहाँ मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। दिस इज रिजेक्शन ऑफ राइट। कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव, ये मैंने निकाला है, इनफैक्ट दे आर मोर इफेक्टिव, जिसकी वजह से मिस स्टेटमेंट थी नहीं, मगर चूंकि कंट्रोल्स मुझे लगा कि ख़राब बने हुए हैं तो मैं ये मानने पर मजबूर हो गया कि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से मुझे एडिशनल काम करना पड़ा, जिससे मेरी एफिशिएंसी क्या हुई, ख़राब हुई। रिवर्स कर लेते हैं। कंट्रोल्स हैं ही ख़राब, 85% ख़राब थे और 15% ठीक थे। इत्तफाकन उन 15% का सैंपल में से कुछ हिस्सा मेरे सामने आ गया, तो मैं क्या मानने पे मजबूर होऊंगा, कंट्रोल्स बड़े अच्छे बने हुए हैं, जिससे क्या होगा, सब्सटेंटिव मेरे गिर जाएंगे। मिस स्टेटमेंट अगर होगी भी तो मुझे नज़र नहीं आएगी, जिससे मेरी इफ़ेक्टिवनेस ख़राब होगी, जिससे मैं गलत ओपिनियन तक पहुंच जाऊंगा। जहां मुझे ओपिनियन ख़राब करनी चाहिए थी वहां मैं ओपिनियन को सही कर रहा हूँ, जो कि अल्टीमेटली शेयर होल्डर के लिए नुकसानदेह होगी। दिस इज सैम्पलिंग रिस्क। दिस इज सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क दो होती हैं, या रिजेक्शन ऑफ राइट। इन दो रिस्क के अलावा हर तीसरा रिस्क या हर कोई और रिस्क क्या कहलाएगा आपका, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। यानी कि इन दो रिस्क के अलावा अगर एक ऑडिटर गलत ओपिनियन तक पहुंच रहा है, भाई वो भी तो एक इंसान ही है ना, तो वो रिस्क कौन सा कहलाएगा, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। क्या यहां तक सैम्पलिंग अभी तक क्लियर है? पक्की बात है, एक दफा किताब से पढ़ लें, सिर्फ यहां तक। असल में ऐसा नहीं होता, किताबी नॉलेज और है, प्रैक्टिकल में होता ये है कि जब ये लोग इंटरन पे जाते हैं ना, तो जाके देखते हैं कि पिछले ऑडिटर ने कितना काम किया हुआ है, कहाँ तक काम किया हुआ है। फिर कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत वो डाटा पुराना भी यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या कंपनी में ख़ास चेंजेस आई हैं, तो उन चेंजेस को 100% वेरीफाई कर लेते हैं और बाकी पुरानी अजम्पशंस के ऊपर ये लोग साथ साथ चल रहे होते हैं, जिसकी बेस पे वो लोग कहते हैं कि यार हम लोगों ने एक ऐसा रिज़ल्ट निकाल लिया है जो कि इन दोनों से मुबर्रा है। और मोस्टली रिपोर्ट क्या होती है, अनमॉडिफाइड। क्यों? चलना भी तो है ना जी। यहाँ तक एक दफ़ा किताब से सुकून से देख लें, हमने सैम्पलिंग को कोई स्पीडली नहीं करना, हमने आराम आराम से करना। क्योंकि मुझे पता है अक्सर बच्चों का ये कंसर्न होता है 610 620 आरपी वो हम थोड़ी सी स्पीड में कर सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं रुकूंगा और आहिस्ता आहिस्ता चलूँगा। यहाँ तक क्लियर है? एक दफ़ा पढ़ लें। चले आगे, ये भी पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़ ले आराम से। ब्रेक करनी है, सैम्पलिंग के बाद ना कर ले। चलो एक काम करते हैं, ब्रेक करते हैं हम इसके बाद।
इसके नहीं बहुत बड़ा होगा। अभी ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सैम्पलिंग लंबा है। ये न्यूमेरिकल भी मैं बना के ले आऊँ आपके लिए। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बहुत सैम्पलिंग तो उन्होंने वहाँ पड़ी हुई है। क्या कुछ पॉइंट्स बुक से मिस है। स्लाइड्स हमेशा वो बातें होती हैं जो कि ज़्यादा करेक्ट होती हैं, कुछ बातें वहाँ पे रिपीट भी हो रही होती हैं किताब में। चले चलो जी। ये सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग रिस्क में इंक्रीज ये डिक्रीज की जा सकते हैं। यस। कैसे? फॉर्मूला क्या था ऑडिट रिस्क का? सैंपल बेसिस पे काम क्या था? AR इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। तो अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपना काम बढ़ाना पड़ेगा। अपना काम बढ़ाऊंगा तो सैंपल को बढ़ाऊंगा, तो ये कम की जा सकती है, हमारे अपने कंट्रोल में होता है। ओके, कमिंग बैक, ये हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। दो तरह की हमारे पास सैम्पलिंग की अप्रोचेज होती हैं, एक स्टैटिस्टिकल और एक नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल मीन्स कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरी, कोई मेथड, कोई फंक्शन, कोई रूल, कुछ भी ऐसा हो जिसको इस्तेमाल करके मैं सैंपल तक पहुंचूं, जिसमें मेरा अपना दिमाग ना लगे। ये क्या है? स्टैटिस्टिकल, स्टैट से निकला। कोई मॉडल, कोई फंक्शन, कोई थ्योरी, कोई हाइपोथेसिस, कोई गेम, कोई सिस्टम, एक्सेल को यूज़ कर लो, यूज़ करके मैं सैंपल का साइज निकाल रहा हूँ और सैंपल की आइटम्स निकाल रहा हूँ। ये है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। और जहाँ पे मेरी जजमेंट आ जाए, जहाँ पे ये तमाम टूल्स ख़त्म हो जाए, वो क्या है? नॉन स्टैटिस्टिकल। यहाँ पे क्या होगा? मैं अपने दिमाग से पूछूंगा कि यार मुझे क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना। ये सारी स्ट्रेंथ बैठी हुई मेरे सामने। मैं आपसे कहूँ कि आप लोग मुझे पर्चियों के ऊपर अपना CRN लिख के दो, आपसे CRN लूँ और उसको शफल करूँ, बॉक्स में डाल के या किसी जार में डाल के उसको शेक करूँ, यहाँ रखूँ, फिर किसी आप में से किसी को भी बुला के आपसे कहूँ कि यार मुझे 5 पर्चियाँ निकालो। दिस इज़ स्टैटिस्टिकल। मैंने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, एक मेथड यूज़ किया है, मेरी जजमेंट नहीं है। मेरी जजमेंट कहाँ पे आएगी? आप और आप। अब मुझे पता है कि मैं किन बच्चों को उठा के खड़ा कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो सर बेनिफिट क्या है किसके? स्टैटिस्टिकल के, कि ये हमें मैथमेटिकल प्रिसाइज बेसिस के ऊपर निकाल कर देता है। इसमें कोई जजमेंट शामिल नहीं होती है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। सैंपल साइज आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बड़ा प्रिसाइसली निकाल सकते हैं। समटाइम्स ऑडिट को मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए, लार्ज पॉपुलेशंस को टैकल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्टैटिस्टिकल। और अगर मेरी पॉपुलेशन कम हो, छोटी हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? नॉन स्टैटिस्टिकल। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके अंदर चूँकि एक मॉडल है, कोई थ्योरी, ये तो टाइम टेकिंग है। फिर इसके लिए मुझे कुछ एक्सपर्टीज चाहिए। अगर मुझे एक्सेल को यूज़ करके सैंपल साइज निकालना है तो उसके पीछे मुझे कोई बंदा चाहिए जो कि मुझे ये काम करके दे। सैंपल साइज में भी लार्ज, इसके अंदर लार्ज ज़्यादा सैंपल आ सकता है और ये कॉस्टली भी है और टाइम टेकिंग भी है। इसके अंदर मुझे स्किल, एक्सपीरियंस और जजमेंट चाहिए ऑडिटर रादर देन ऑन मैथमेटिकल स्टैंडर्ड मॉडल। डन। अब इन दोनों की दो टाइप्स हैं, ये दो मेथड्स हैं। स्टैटिस्टिकल के 2 हैं और नॉन स्टैटिस्टिकल के 2 हैं। पहले बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल का एक पहला रूल, रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग
इसी मिसाल को आगे लेके चलते हैं। मैं बैठा हूँ अपने रूम में और मुझे पता है कि मेरी क्लास में रोल नंबर, पता नहीं ये कैप्चर करेगा यहाँ तक भाईजान सर, ये कैप्चर करेगा यहाँ तक आ रहा है, ये बोर्ड थोड़ा बहुत आ रहा है। मेरे पास रोल नंबर है 1 से लेके 100 तक। मैंने अपने टीए को कहा कि काम करो, मुझे ये 100 पर्चियाँ बना के दो। उन 100 पर्चियों को मैंने उठाया, जार में डाला, जार को हिलाया और कोई सी 20 पर्चियाँ मैंने बाहर निकालनी है। उसमें रोल नंबर आ गए 7, 14, 16, 21, 23, 54, 88, कम कर लेते इसको 10 कर लेते हैं। कितने हो गए? 4, 7, 99, 3 और 1। ये नंबर्स बहुत ही कोई रैंडम है जिसमें मेरी कोई जजमेंट शामिल नहीं है। 7, 14, 16, 21, 23, 54, 88, 99, 3 और 1। क्या इसमें कोई गड़बड़ आपको नजर आ रही है? ये 1 से लेकर 10 तक अगर मैं काउंट करूँ ना तो 1, 2, 3 और हाँ 3। 1 से लेकर 10 तक कितने आइटम्स आ रहे हैं? 3। 11 से लेकर 20 तक कितने आ रहे हैं? एक 21 आ रहा है, नहीं 14, 16, 2। 21 से लेकर 30 तक कितने आ रहे हैं? 21 आ रहा है, 23 आ रहा है, 2। फिर 31 से लेके 50 तक कोई भी नहीं है। फिर 50 से 60 तक 1 है, 70 से 80 तक 1 है और 91 से लेकर 100 तक 1 है। तो किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में कुछ भी नहीं है। तो ये अच्छा मॉडल तो है, हर पर्ची के पास इक्वल चांस था कि वो सिलेक्ट हो जाती है, मगर नंबर आए कैसे? एक रैंडम मेथड के थ्रू। तो ये क्या है? रैंडम सैम्पलिंग। इसी में मैं अगर अपना दिमाग ले आऊं तो ये बन जाएगी हैपहैज़र्ड। क्लास में आने से पहले मैं सोचता हुआ आ रहा हूं कि मैंने किन बच्चों को उठा के उनसे सवाल पूछने हैं और रोल नंबर भी यही हो, तो क्या बन जाएगा? हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग। ऑडिटर ने ये सैंपल चूज किया ऑन आर्बिट्रेरी बेसिस, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए निकाला है। दिस इज नॉट अ साइंटिफिकली वैलिड मेथड। वो कौन सा है? रैंडम। रिजल्ट सैंपल में कंटेन डिग्री ऑफ बायसनेस, ये है हैपहैज़र्ड। फिर एक होती है ब्लॉक सैंपलिंग। ब्लॉक सैंपलिंग ये कहती है कि अगर तुम्हारा कोई सीजनल बिजनेस है, जिस तरह आइसक्रीम्स, ये साल के 12 महीने तक नॉर्मल रेवेन्यू उनका जनरेट नहीं होता, 6 महीने ज़्यादा होता है, 6 महीने कम होता है। रज़ाइयाँ 6 महीने की सेल्स हाई होंगी, 6 महीने की सेल्स कम होंगी। स्टैंडर्ड ये कहता है कि तुम्हारे पास एक और तरीका भी है, दैट इज ब्लॉक सैंपलिंग। तुम उस ब्लॉक को पकड़ के ज़्यादा टेस्ट कर लो एज कंपेयर टू दूसरा वाला ब्लॉक जहाँ पे रिस्क कम है। यानी कि अगर मेरी कंपनी की सेल होती है अक्टूबर से लेके जनवरी तक ज़्यादा, तो फरवरी से लेकर नवंबर तक जितनी भी सेल्स हैं उसमें मैं कुछ गिनी चुनी आइटम्स निकाल लूँ, मगर अक्टूबर से लेके जनवरी तक की जितनी भी सेल्स हैं वहाँ पे मैं ये पूरा का पूरा ब्लॉक उठा के टेस्ट कर लूँ, उसको 100% कर लूँ और बाकी 8 महीनों की एक आधी कर लूँ। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैंने सैम्पलिंग यूज़ की है, मैंने 100% ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई नहीं किया, हर महीने में मैंने पूरा वेरीफाई नहीं किया, मगर मैंने एक ऐसा ब्लॉक निकाल के वेरीफाई कर लिया जहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क मेरे लिए ज़्यादा है। ये क्या मेथड है? ब्लॉक सैम्पलिंग। ये 2 नॉन स्टैटिस्टिकल हैं और ऊपर वाली 2 कौन सी हैं? स्टैटिस्टिकल। अच्छा, रैंडम में क्या हुआ था? मुझे आप लोगों ने रैंडम में बताया कि सर किसी में 3 आ रहे हैं, किसी में 2 आ रहे हैं, किसी में 1 आ रहा है, किसी में कुछ भी नहीं आ रहा। रैंडम की एक एडवांस फॉर्म सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये कहती है कि भाई तुमने 2 काम करने हैं। पहले तुमने मुझे गैप निकाल के देना। क्या निकाल के देना?
गैप। नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, मेरे पास पॉपुलेशन कितने की थी? 100 की। मेरा सैंपल साइज क्या था? मुझे कितना सैंपल चाहिए था? 10 का। तो 100 डिवाइडेड बाय 10, आंसर क्या आया? 10। इसका मतलब यह है कि मुझे अब रेंज बनानी पड़ेगी 10-10 के गैप के साथ, 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक, 31 से लेके 40, 41 से लेके 51 से 61 से 71 से 80 एंड ऑनवर्ड 91 से 100 तक। फिर मैं यूज़ करूँगा रैंडम सैम्पलिंग को और इसको बोलूँगा कि 1 से लेकर 10 तक मुझे कोई भी एक नंबर निकाल के दे दे। लेट्स से उसने नंबर निकाल दिया 7 नंबर आ गया मेरे पास। गैप कितने का था? अब उसमें 10 ऐड करते गए, 7, 17, 27, 37, 47, 57 एंड ऑनवर्ड्स। एंड कहाँ पे होगा? 97 पे। अब हर रेंज का कम से कम एक नुमाइंदा उसके पास आ चुका है और अगर मुझे इसको मज़ीद बढ़ाना है तो मुझे ये सैंपल साइज अपना ऊपर करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? अगर मुझे चाहिए कि रेंज में नंबर ज़्यादा आए तो मैं सैंपल साइज बढ़ाऊं या मैं कम करूं? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तरीक़ेकार है इनको आइडेंटिफाई करने का। ये दो हैं स्टैटिस्टिकल और ये दो नॉन स्टैटिस्टिकल। रैंडम में क्या हुआ था? हर आइटम के पास इक्वल चांस था मगर बहुत ही रैंडम चांस था। यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन हो चुका है, यहाँ पे जजमेंट्स है और यहाँ पे ब्लॉक है। ब्लॉक क्या है कि आपको जहाँ पे लग रहा है रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे चांस ना लो, मगर ये कब करना है? जब आपका बिजनेस कौन सा हो? सीजनल बिजनेस हो। फिर पॉपुलेशन क्या है? वो पूरी दुनिया जहां से मुझे सैंपल अपना निकालना है। हमें कहा जाता है कि क्लास में बैठे हुए बच्चों में से 10 का सैंपल साइज निकाल कर दें। जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं वो कौन है? मेरी पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन उस ऑडिट ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट। अगर मुझे कहा जा रहा है कि कैफ 8 की क्लास में से सैंपल साइज निकाल के आना है तो वो कैफ 8 के बच्चे भी होने चाहिए। पॉपुलेशन मेरी कंप्लीट होनी चाहिए, उस दिन मैक्सिमम बच्चे मौजूद हों या जो आते हैं नॉर्मली वो क्लास में होने चाहिए। ऑल सैम्पलिंग यूनिट्स शुड बी होमोजीनस। सारे बच्चे कैफ 8 के हों और अगर प्री बैच हो तो प्री के हों, पोस्ट है तो पोस्ट के हों। प्री पोस्ट को कंबाइन नहीं कर देना, अदरवाइज वो होमोजीनस नहीं रहेंगे। फिर अगर वो सेम टीचर से पढ़ते हैं तो सेम टीचर वाले बच्चों को मुझे इकट्ठा करके रखना है, तब वो क्या बनेगा? होमोजेनस। फिर आप उसको स्ट्रेटिफाई भी कर सकते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? एक जैसे दिखने वाले यूनिट्स को अलग अलग कर लेना, सेग्रीगेट कर लेना। और हर सेग्रीगेटेड ब्लॉक क्या कहलाता है? स्ट्रेटम। यह है स्ट्रेटिफिकेशन। इससे जो भी ब्लॉक बाहर आएगा हम उसको नाम देते हैं स्ट्रेटम का। जैसे ये भी बेसिकली मैंने ये यहाँ पे क्या किया है, इसको सेग्रीगेट तो किया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये सारे क्या हो गए हैं? अलग अलग हो गए। और ये एक अलग स्ट्रेटम है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऑनवर्ड्स सारे के सारे स्ट्रेटम्स मेरे अलग काउंट होंगे। सर अगर मिस स्टेटमेंट ज़्यादा है, अगर मिस स्टेटमेंट ज़्यादा तो सैंपल साइज बढ़ाऊं या कम करूं? बढ़ा दूं। अगर मुझे एविडेंस चाहिए अच्छे लेवल पे, सैंपल साइज बढ़ाऊं या कम करूं? बढ़ा दूं। अगर मटीरियलिटी कम है, बढ़ाऊं या कम करूं? बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? अगर ये कम है रिस्क ज़्यादा हुआ होगा। अगर मैंने अपने आइटम्स को स्ट्रेटिफाई कर दिया है तो मैं सैंपल साइज को कम कर सकता हूं। क्यों कम करूंगा? तो मेरे पास ज़्यादा चांस होंगे हर एरिया में घुस के उसका अपना अपना सैंपल निकाल सकता हूं। अगर मेरे पास उसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए एक से ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स हैं तो मैं सैंपल साइज कम करके भी गुजारा अपना
चला सकता हूँ अगर मेरे पास ऑल्टरनेट मीन्स अवेलेबल हैं तो ये एक टेबल है जो कि आपको आना चाहिए। ये है एक शॉर्ट टेबल। किताब में आपको एक बड़े वाला टेबल भी देखने को मिलेगा जो कि तकरीबन कुछ ऐसा दिखता होगा। अब आप लोगों ने काम करना है, एक दफ़ा ये टेबल देख लें, जो वर्ड मुश्किल लग रहा है उस वर्ड के ऊपर अंडरलाइन कर लें, इसको डिस्कस करते हैं और फिर ब्रेक करते हैं और फिर अगली कहानी आगे देखते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मीन्स कंट्रोल्स की टेस्टिंग एंड टेस्ट ऑफ डिटेल मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। चेक करो। ओके, ये बंद कर दिया। कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने रखते हैं सैम्पलिंग के और इनसे फिर हम अगली कहानी को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल 1, आपको टोटल सेल्स दे दी हैं, कितने की हैं? 1 मिलियन की। आपसे कहा है कि आपका लेवल ऑफ मटीरियलिटी कितना है? 2 लाख, और सैंपल साइज आपने निकाला लाख रुपए का। यानी कि 10 लाख की सेल्स में से 1 लाख का सैंपल आपने निकाल लिया। ये 10 लाख की सेल्स क्या होंगी? पॉपुलेशन। ये है आपका सैंपल। क्या आप मुझे रफली बता सकते हैं कि आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन का कितने % है? 10% है। केस 1, इस 1 लाख की सेल को जब मैंने चेक किया तो पता ये चला कि एरर आया 17,000 रुपए का। तो अगर 1 लाख में 17,000 है तो 10 लाख में कितना होगा? 170 होगा, जो कि इस लेवल ऑफ मटीरियलिटी से क्या होगा? कम होगा। 10 टाइम्स 17,000, जो कि इससे क्या है? कम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सैंपलिंग रिस्क एक डेवलप हो रहा है। कौन सा? एक्सेप्टेंस ऑफ रॉन्ग या रिजेक्शन ऑफ राइट? सोच के जवाब दीजिएगा। सोच के जवाब दीजिएगा। एक्सेप्शन ऑफ, रिजेक्शन ऑफ रॉन्ग है या एक्सेप्टेंस ऑफ राइट है? एक ऐसी गलती निकली है जो कि मेरे बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर रही है। क्या ऑडिटर मुतमिन हो जाएगा कि हाँ सब कुछ ओके है, कबूल करके बैठ जाएगा? तो हो सकता है कि अगर वो ज़्यादा टेस्ट करता तो आगे जाके उसको कोई ना कोई गलती ज़्यादा मिल जाती। क्योंकि देखें उसका एरर क्या आया है? 17,000, और 10 टाइम्स क्या होगा? 170, जो कि हमेशा इस बेंचमार्क से कम ही रहेगा। अगर पहले ही गो में उसका एरर आता 21,000 तो फिर उसका 10 टाइम्स क्या होता? जो कि इस बेंचमार्क को क्रॉस कर जाता। तो यहाँ पे वो ऑडिटर क्या सोचेगा कि यार ये लेस आया है फ्रॉम द परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, मीन्स ऑडिटर इज नॉट दैट मच। वो कहेगा यार ठीक है, मैंने सैंपल साइज निकाला है, मसला नहीं आया, ओके का टिक लगाएगा और आगे चल पड़ेगा। ये केस 1। अब आते हैं केस 2 की तरफ। कि पीछे वाली बात को सेम, सैंपल साइज वगैरह सब कुछ सेम है। एरर कितना आया? 17,000 से 24,000। तो 24 का 10 टाइम्स क्या होगा? 240। क्या अब ये क्रॉस कर चुका है 2 लाख को? अब ये आ जाएगा टेंशन में। क्यों? क्योंकि उस बेंचमार्क को क्रॉस कर चुका है। टेंशन में आएगा तो किसके पास जाएगा? मैनेजमेंट के पास। जाके बोलेगा कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो सेल्स के हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। वो पूछेंगे क्यों? उसने कहा सर 2 लाख का बेंचमार्क था, गलती रिपोर्ट हो गई है 240 की,
हम ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे, तो मैनेजमेंट क्या कहेगी कि क्या आपने इसके अलावा भी कोई और टेस्टिंग की है? तो ये क्या हो जाएगा, शर्मिंदा। क्यों? ये भी कच्चा है, सिर्फ 10 टाइम्स चेक करके बता रहा है, सिर्फ 10% को उसने चेक किया है, जिसकी बेस पे ये नतीजा दे रहा है कि तुम्हारे फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। तो मैनेजमेंट कहेगी कि भाई एक और काम करो, एक नया सैंपल लो, उसके मुताबिक दोबारा से टेस्टिंग करो। तो कहता है ठीक है, कर लेते हैं। तो वो दोबारा से क्यों करेगा जब पहले मेंटलिटी क्रॉस कर गया होगा? यहाँ पे लोग लड़ पड़ेंगे उसके साथ कि भाई पहली गो में तुम कह रहे हो कि तुम्हारे फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन सर जब पीछे वाला केस आसान था, एग्रीगेटिव देखते हैं ना। अभी तो हम सिर्फ एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं, सिर्फ हम सेल्स पे खड़े हुए हैं, अभी सिर्फ सेल्स की बात हो रही है। तो पहला निकाला, क्या आ गया, 240, ये उसको क्रॉस कर चुका है। अब आते हैं नीचे, उसने कहा कि भाई एक और सैंपल साइज निकालो। द ऑडिटर हैज टेकन अनदर सैंपल, अमाउंट ऑफ सैंपल क्या है, 1 लाख, फिर से लिया, यानी कि फिर से 10% लिया नया वाला। इसमें एरर आया 11,000 का, तो 10 टाइम्स क्या बन जाएगा, 110 और 240, 350 का एरर है। पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख। निकालें जरा आंसर, निकालें। देखें ना, पॉपुलेशन है 10 लाख की, रिवाइज्ड सैंपल कितना है, लाख पहले लिया था, लाख बाद में लिया। अब सैंपल साइज है 2 लाख का, यानी कि अब 10 टाइम्स नहीं जाना, अब हम जाएंगे 5 टाइम्स। 24 का पहले एरर आया था, 11 का बाद में आया, कितना हो गया, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 175, ऑटोमेटिकली उस बेंचमार्क से नीचे हो गया। इस केस में उसको ज्यादा काम करना पड़ा, उसकी एफिशिएंसी खराब हुई है, मगर इस केस में देयर वाज अ चांस कि वो इफेक्टिवनेस को खराब करके गलत ओपिनियन तक पहुंच जाता। क्यों? यहां भी उसको सब अच्छा लगा। जब सब अच्छा लगा तो वो कम काम करके अपने आप को गुजारा करने की कोशिश करेगा, मगर यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ है ज्यादा काम किया, मगर अब वो एक अच्छी ओपिनियन तक पहुंच जाएगा। इवन दो टाइम लगा है, मगर अब उसको आइडिया हो गया कि यार मेरा पहले सैंपल साइज गलत था। यहां पे क्या पाया जा रहा था, एक सैंपलिंग रिस्क, जो कि नया सैंपल लेके उसने कवर अप किया। ये बात यहां तक क्लियर है। तीसरी मिसाल, इसमें एक नया वर्ड आएगा, अनोमली। अनोमली किसे कहते हैं? एक ऐसा एरर जो कि उस पॉपुलेशन से ताल्लुक नहीं रखता, एक बाहर का एरर। इसके साथ हम लोग डील कैसे करते हैं? एरर आया सैंपल में 24,000, जिसमें से 8,000 थी अनोमली। तो सबसे पहले तो आपने वही काम करना है, 1 लाख और 10 लाख का देखो कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स। 24,000 के इस एरर में से मैंने 8,000 की अनोमली को माइनस कर लेना, क्योंकि ये ऐसी गलती है जो कि इस पॉपुलेशन से ताल्लुक नहीं रखती है। तो माइनस कर लें, 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 160। मगर ये जो अनोमली रिपोर्ट हुई थी 8,000 रुपये की, क्या ये अपने अंदर एक गलती है? तो इसको 1 टाइम ऐड कर लें, 160 में 8 ऐड करें, 168। क्या इस बेंचमार्क को क्रॉस कर रही है? सब कुछ हो गया, सब कुछ ओके है। अब आपको ये बातें समझ आ चुकी हैं तो पीछे चलते हैं और बात करते हैं इसके लगाए हुए प्रोसीजर्स की। सबसे पहले उसने क्या करना है, उसने पॉपुलेशन को पकड़ना है, पॉपुलेशन में से सैंपल साइज निकाल लेना, स्टेप 1। उसके बाद जो सैंपल साइज उसने निकाला है उसके ऊपर उसने लगाना है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर ये प्रोसीजर्स सही से अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो वो उस आइटम को रिप्लेस कर देगा और एक नई आइटम उठा के ले आएगा। अगर एक ऑडिटर अनएबल है टू अप्लाई डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स या ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, तो इसका मतलब है या मिसस्टेटमेंट होगी या डेविएशन होगी।
मिसस्टेटमेंट किस केस में आएगी? टेस्ट ऑफ डिटेल में। और डेविएशन किस केस में आएगी? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के केस में। ऑडिटर भाई क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये डेविएशन और ये मिसस्टेटमेंट क्यों आ रही है और इसका क्या पॉसिबल इफेक्ट आ सकता है आगे आने वाले प्रोसीजर्स के ऊपर और ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। ऑडिटर भाई ऑब्जर्व करेंगे उन तमाम डेविएशंस को और मिसस्टेटमेंट्स को और देखेंगे कि क्या इनमें कोई कॉमन फीचर तो नहीं पाया जा रहा, क्या एक जैसी गलतियां बार बार रिपीट तो नहीं हो रही हैं। अगर तो ऐसा हो रहा है इट मीन्स कि कंपनी का एक ऐसा कंट्रोल लूज हुआ है जिसको अभी तक ये लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एग्जिस्ट कर सकता है। जहाँ जहाँ पे कंट्रोल लूप होगा वहाँ पे हमेशा फ्रॉड के होने के चांसेस मौजूद होंगे, ज़्यादा होंगे। तो वो वहाँ पे जाके उन लोकेशंस पे पहुँच के चेक करेगा। देन कम्स अनोमली। इन एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांसेस कभी कभी आपको एक ऐसी मिसस्टेटमेंट या ऐसी डेविएशन मिलती है जो कि दूसरों से हटके होती है, उस पॉपुलेशन का सही नुमाइंदा नहीं होती है। तो आपने क्या करना है? उसको माइनस कर लेना है और एंड के ऊपर उठा के उसको वन टाइम ऐड कर लेना है, जैसे हमने यहाँ पे किया। मिसस्टेटमेंट जो आई थी माइनस की, अनोमली मल्टीप्लाई किया रेट के साथ, एंड के ऊपर क्या आप ऐड किया? अनोमली को। और वैसे क्या किया? मिसस्टेटमेंट आई, मल्टीप्लाई किया रेट के साथ। मगर कंट्रोल्स के अंदर ये फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं होते हैं। कंट्रोल्स बाय डिफॉल्ट किस पे होते हैं? परसेंटेज पे होते हैं। कंट्रोल्स के अंदर कोई फिगर्स नहीं होती हैं। हम कहते हैं यार 85% कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, 25% वीक है, 60% स्ट्रॉन्ग है। तो कंट्रोल्स के केस में ये वाली इक्वेशन आपके काम नहीं आएगी। ये कब काम आएगी? जब टेस्ट ऑफ डिटेल लग रहे हो और मिस स्टेटमेंट्स के ऊपर आपने काम करना हो। यहां तक सैम्पलिंग समझ आ चुकी है? अनोमली की कोई एग्जांपल इस क्लास में एक कैफ 4 का बच्चा आके बैठ जाए, क्या उसका ताल्लुक इस क्लास से है? नहीं। ये वो बच्चा है जो कि एग्जाम में फेल हुआ है और हमने कैफ 8 के एग्जाम में फेल हुए बच्चों को निकालना है और इत्तफाकन वो बच्चा भी उसमें उस लिस्ट में आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उसको निकाल के साइड पे कर देंगे और बाकी के ऊपर लगा लेंगे प्रोजेक्शन रेट। क्या वो इंडिविजुअल बच्चा भी फेल हुआ है? तो जब आप कॉलेज के तमाम फेल हुए बच्चों को ऐड करेंगे तो उसका नंबर भी बीच में एंड के ऊपर ऐड करना पड़ेगा। दिस इज अनोमली। वो चीज़ जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है बट अपने अंदर वो एक मिस स्टेटमेंट है, ये कहलाती है अनोमली, नॉर्मल से हट के। ऑडिट से रिलेटेड चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम आपने सेल्स की इनवॉइसेस पकड़ी, उसमें निकल आई 2 इनवॉइसेस परचेजेस की, अनोमली है। मगर ये क्यों आई? कंट्रोल वीकनेस है, मगर गलती आ गई, इसको अलग से ऐड कर लेंगे। ओके, व्हाट्स लेफ्ट? दिस इज लेफ्ट। अब आपको पता है कि मिस स्टेटमेंट क्या है? मिस स्टेटमेंट क्या होती है? टेस्ट ऑफ डिटेल लगा के देखो कि क्या कंपनी ने कोई अकाउंटिंग गलत तो नहीं की हुई। दिस इज व्हाट मिस स्टेटमेंट। और डेविएशन क्या है? कंपनी के कंट्रोल्स के अंदर मसला तो नहीं आ रहा। फिर 2 वर्ड्स आते हैं, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट और टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। टॉलरेबल किसे कहते हैं? बर्दाश्त की हद। इसी से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट भी होता है, मटीरियलिटी। मटीरियलिटी या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, एक ऐसा लेवल जिसको क्रॉस करने पे आपको तकलीफ होगी, जिससे नीचे आपको इशू नहीं होगा, उसके नीचे आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो एक ऐसी मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इन ऑर्डर टू एड्रेस द रिस्क, जिसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि जनाब अगर ये एरर इस मिस स्टेटमेंट के लेवल को क्रॉस कर जाए तो मैं तड़प उठूंगा, और अगर नहीं करता तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मिस स्टेटमेंट यूज होगी टेस्ट ऑफ डिटेल के लिए, और कंट्रोल्स के लिए क्या करेंगे? टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, एक ऐसा रेट जो कि प्रिस्क्राइब्ड है फॉर इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, जिसको ऑडिटर ने लगाया है कि भाई यहां तक तो मैं मान लूंगा, इसको अगर क्रॉस करेगा तो मेरे लिए वो काबिल बर्दाश्त
नहीं होगा। जैसे हम कह देंगे तुम्हारे कंट्रोल्स अगर 30% वीक हो तो हमें कबूल है, जब चेक करो तो नज़र आएगा यार 35% की वीकनेस आ रही है, तो जो ऊपर का 5% है या 6% है मुझे उसके ऊपर लाजमी काम करना पड़ेगा और उनको लेटर ऑफ वीकनेस दे के बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मसला है, हमारे नेक्स्ट टाइम से पहले इसको ओवरकम कर लो या इसको ठीक कर लो। एक दफ़ा सैम्पलिंग, अब आपके पास पूरी किताब मौजूद है, जल्दी से देख लें तसल्ली के साथ, मेरे एंड से बुरा हो चुका है। अब आपने सैम्पलिंग को पूरा करना है, यू हैव टाइम, टू टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए, उन कंट्रोल्स को इवेलुएट करना कि क्या वो कंट्रोल्स मौजूद हैं, मौजूद अगर हैं तो क्या वो स्ट्रेंथन भी हैं या नहीं है। दिस इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या SOPs तमाम सही से फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लूप होल्स हैं। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, मगर ड्यूरिंग ऑडिट ये सारे कामों से हम गुजरते हैं, हमारा एक वॉक थ्रू चल रहा होता है, हम साथ साथ नोट करते जाते हैं, जाते जाते उनको एक कागज़ पे लिख के दे जाते हैं कि भाई ये हमने देखी है वीकनेसेस, अगली दफ़ा से पहले इसको ठीक करवा लेना। ये हम वॉलंटरी करते हैं, हम पे कोई फोर्स नहीं किया जाता। वो तो है ही हमारे प्रोसीजर्स सब्सटेंटिव वाले। एक दफ़ा सैम्पलिंग तसल्ली से देख लें वंस एंड फॉर ऑल। जब आप यहाँ से जाएं तो उसको बाकायदा ख़त्म करके जाइएगा ताकि घर जाके आपको इशू ना आए। जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा अंडरलाइन करके पूछ लें। क्या नहीं दोबारा पूछो। सिलेक्टेड सैम्पलिंग तो है ना कि आप अपनी पसंद से कोई ना कोई चीज़ निकाल रहे हो, और अनॉमली ये है कि आपने जो चीज़ निकाली है वो उसकी नुमाइंदा ही नहीं थी। अनॉमलीज कोई ऐसी आइटम, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा वाउचर, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने निकाल लिया मगर वो उसकी रेलेवेंट पॉपुलेशन का नुमाइंदा नहीं था, मगर वो अपने अंदर एक गलती है। सर कुछ इस तरह से कि जैसे किया कि का ऑडिट करने अगर कोई ऑडिटर गया वो कहे कि मुझे दिखा दो सारी गाड़ियाँ एक दफ़ा, और उन सब में एक किया नहीं है, कोई और खड़े हैं जैसे सिविक खड़ी है, तो वो उसको भी उन्हें अनॉमली कहेगा। किया वालों के लिए वो एक अनॉमली काउंट होगी। क्या ट्रीटमेंट तो सेम है, मगर आपको अनॉमली पर एक दफ़ा माइनस करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको एंड में एक दफ़ा सिंगल टाइम ऐड करना पड़ेगा, वो सेम है। किसमें टॉलरेबल इज कि जहाँ तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, एक्सपेक्टेड इज कि मेरे आने से पहले मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कहाँ तक ये गलतियाँ आ सकती हैं, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है। ऐसे ही है, एक्सपेक्टेड में भी यही होता है, मगर वहाँ पे हम सिर्फ अपने दिमाग से सोचते हैं कि यार यहाँ तक मसला आ सकता है, आया है या नहीं आया वो टॉलरेबल में आएगा। सर इस तरह जैसे आपने लास्ट डे जैसे मैं लास्ट वीक से 1-2 दिन पहले आपने बताया था कि मैं अपनी टीम को बताऊंगा कि हमारे पास कितने डेज हैं और होंगे, वो परफॉर्मेंस मोडेलिटी था। हाँ कि 100 तक टॉलरेबल है, लेकिन अपनी टीम को जो बताएंगे वो एक्सपेक्टेड बताएगा कि यहाँ तक मेरी टीम काम करे। आप उसका से भी लेके चल सकते हो, ये भी ठीक है, इस तरह कर लो कि हो क्या सकता है और एक्चुअल में क्या है। सैम्पलिंग मैं चाहता हूँ जाने से पहले आपका क्लियर होके जाए आज। टॉपिक करवा दिया
पहला, दूसरा, 12वां, 13वां, 11वां भी हो जाएगा और चौथा सैम्पलिंग। कल रिपोर्ट्स है, अभी नहीं हुआ, कल रिपोर्ट है 2 दिन, 14th और 15th। किताब भी करना, ये नहीं, दूसरी वाली किताब करना। ये लगी। एक काम कीजिएगा, आगे बस सवाल आ रहे हैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस पे कर लेते हैं, आज टाइम है हमारे पास। सर स्प्रिंग 11 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, स्प्रिंग 11 3 का पार्ट बी जरा खोलें। ये है एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, मिला? अटेम्प्ट कीजिएगा काइंडली। स्प्रिंग 11 3 का पार्ट बी, स्प्रिंग 11 3 का पार्ट बी, एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। वैसे पॉसिबल है कि ऑडिटर जब ऑडिट पे जाए तो एक ही ऑडिट के दरमियान वो स्टैटिस्टिकल, हाँ होता है, ये मिक्स होती है। किसी जगह पे कोई और लग रही होगी, कोई डिपार्टमेंट में कोई और लग रहा होगा, ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है। सवाल है आपके पास? है ना, बस ठीक है। सर ये सवाल आपने अटेम्प्ट करना, आपके पास 7 मिनट है, क्योंकि सवाल 4 नंबर का। एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, स्प्रिंग 11 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी।
3 का पार्ट बी। तो जल्दी कीजिएगा। करें स्टार्ट। चलो जी, सवाल ये कहता है कि आपने बताना है अप्रोच जो ये लोग चूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या गलतियां हैं और क्या आप उसको ऑल्टरनेट मीन्स सजेस्ट करते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑन द एप्पल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड while reviewing the audit planning documentation। आप क्या खुद से कर रहे हैं या उसके किए हुए को चेक कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। You found that the audit team has selected 100 out of a total of 2550 debtors for balance confirmation। 2550 कुल मिला के डेटर्स थे। कितने चूज किए हैं? निकालिएगा सैंपल साइज कितना है? सैंपल साइज कितना है? सैंपल साइज कितना निकाला उसने? 100 ओवर 2550 3.92%। पहली चीज सैंपल साइज बहुत ही कम है, ये लिख लें। पहली गलती क्या है? सैंपल साइज एक्चुअली में बहुत कम है। उसने सैंपल का भी सैंपल निकाल लिया। अच्छा,
फिर वो नीचे 4 बातें कर रहा है। अब हर बात में कोई ना कोई मसला छुपा होगा। कुल मिला के कितने लिए? 100। अब 100 का जरा ब्रेकअप देखते हैं। 50 लार्जेस्ट डेटर्स कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ टोटल डेटर्स, यानी कि 2550 जो टोटल है उसका 40% ये है बड़े वाले डेटर्स, जो कितने बनते हैं? 50। इसमें से सिर्फ 10 को चूज किया, यानी कि जहां पे रिस्क ज्यादा बनता था वहां पे सैंपल ही कम उठाया। ये भी एक मसला। तो जो बाकी 90 है उसको चूज किया थ्रू हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग। हैपहैज़र्ड में क्या होता है? बायसनेस होती है। तो क्या करना चाहिए था? रैंडम कर लेता या मिक्सचर कर लेता। कुछ रैंडम से निकाल लेता, कुछ जहां वो उसको लगता है कि वाकई में मसला हो सकता है उसको हैपहैज़र्ड कर लेता। मगर यहाँ पे सारे उसने क्या किए हैं? अपनी बायसनेस को यूज करते हुए 90 उस तरह निकाल लिए हैं, और जो 10 बचे हैं वो आउट ऑफ 50 उसने बहुत कम निकाले हैं। ऑल डेटर्स बिलो 5000 वर इग्नोर्ड एज इमटेरियल। ये गलत किया। हम बिल्कुल ही इग्नोर उनको नहीं कर सकते। यहाँ पे आप रैंडम भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप हैपहैज़र्ड भी लगा सकते हैं, मगर जो इसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया उसको करना नहीं चाहिए था। बैलेंसेस ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सम ऑफ द आरपी वर इग्नोर्ड। इनको इग्नोर करना बनता है? नहीं, इनको तो चेक करना बनता है जिसको वो इग्नोर कर रहा है। क्यों किया? क्योंकि पिछले साल के वर्किंग पेपर्स ने ये बताया है कि इन्होंने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर यहाँ पे चूंकि अभी तक हम लोगों ने 505 यहाँ पे कवर नहीं किया, हम नेगेटिव कंफर्मेशन भेज सकते हैं। याद है क्या होती है? तो अगर ये सवाल वहां पे आए ना 505 में, तो ये वाला पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जो वो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है ना, हम उसको नेगेटिव के थ्रू डील कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने बता दिए मसले। क्या चीज ऐसी है जो इसने नहीं की? स्ट्रैटिफिकेशन। वो उसको करनी चाहिए थी जो कि इसने नहीं की। ठीक है, गुड। अब एक काम कीजिएगा, ऑटोमेटिन क्वेश्चन नंबर 2A FSY लिमिटेड, ये भी सॉल्व कीजिएगा जरा। ऑटोमेटिन का 2A FSY। You have around 12 minutes.
एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये FSY, बहुत सारी गलतियाँ छुपी हुई हैं, टाइम लें मगर ये करके जाइएगा आज। चलो ये ज़रा मुझे बताइए, कल और परसों हमारा है रिपोर्ट्स का एरिया, रिपोर्ट्स के कंटेंट पे इंटरेस्टेड हो या सवालों में? सवालों में हो पक्का? फिर हम एक काम करेंगे, सवालों से कंटेंट पे मूव कर लिया करेंगे, सवाल कंटेंट फिर सवाल फिर कंटेंट, डन डन। और अगर हम उसको एक्सटेंड भी करना चाहें तो आप एक्सटेंशन में भी कोई मना तो नहीं करेंगे ना 7 बजे तक? सिर्फ 2 दिन, कल और परसों, अभी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। जी शुरू करें या अभी कर रहे हैं? कर लें एक आए जी। वो कहता है यू आर द ऑडिट सीनियर एट FSY लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 18। FSY मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज टॉयज टू होलसेलर्स, सुपर स्टोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. Different prices are charged from
each customer depending upon their credit rating and amount of purchase. आपकी टीम ने एक प्लान बनाया फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ सेल्स. द सैम्पलिंग ऑफ इनवॉइसेस वुड बी मेड एज पर द फॉलोइंग प्लान. 4 बातें हैं, 10 नंबर हैं. आपने आइडेंटिफाई करनी है वीकनेस और उसकी अप्रोच के ऊपर बात करनी है. वो कहता है सेल्स रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज ₹800 million नेट ऑफ सेल रिटर्न. दिस वुड बी यूज्ड फॉर डिटरमिनिंग द सैंपल साइज. नेट सेल्स के साथ वो कंपेयर कर रहा है, हालांकि टोटल सेल्स होनी चाहिए, ग्रॉस सेल्स होनी चाहिए, क्योंकि सेल्स एक अलग पॉपुलेशन है, सेल रिटर्न एक अलग पॉपुलेशन है. हम उसको नेट यहाँ भी नहीं कर सकते, सवालों में तो कर लेते हैं, मगर ऑडिट के लिए 2 डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, तो हमें इसको अलग अलग ट्रीट करना चाहिए. हम ग्रॉस सेल्स को यूज करेंगे. 50% of the net sales represent to distributors, 40% to superstores and 10% to wholesalers. ठीक है. FSY sells its toys to 10 superstores only, यानी कि 40% वालों की अब बात हो रही है. वो कहता है कंपनी बेचती है अपने टॉयज टू 10 सुपर स्टोर्स ओनली, यानी कि 40% में सिर्फ 10 सुपर स्टोर आते हैं. क्वांटिटी कम लग रही है मुझे. और इनको इनवॉइस किया जाता है ऑन मंथली बेसिस, यानी कि हर महीने इनवॉइस होगी एक. तो अगर 10 स्टोर हों और साल की 12 इनवॉइसेस हों, 120 इनवॉइसेस. द ऑडिट टीम वुड टेस्ट ऑल द इनवॉइसेस ऑफ जून एंड दिसंबर. ये क्या तरीका है भाई? ये ब्लॉक सैम्पलिंग है कि मैं जून और दिसंबर का पूरा वेरीफाई करूंगा. बिकॉज इनवॉइसेस प्रिपेयर्ड क्लोज टू पीरियड एंड आर मोर प्रोन टू ओवरस्टेटमेंट. ठीक है, लॉजिक है, मगर आगे चलते हैं. इन एडिशन 2 इनवॉइसेस वुड बी चेक्ड फॉर ईच ऑफ द रिमेनिंग मंथ्स. तो ये क्या लगा रहा है? ब्लॉक सैम्पलिंग लगाने की कोशिश कर रहा है. मजे की बात यह है कि यहाँ पे सैम्पलिंग करने की जरूरत ही नहीं है. एज पर आइजा 500 आप यहाँ पे 100% की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि 40% की वैल्यू ज्यादा है और सिर्फ 120 इनवॉइसेस हैं. तो अगर 120 इनवॉइसेस हैं और 800 मिलियन की अगर नेट सेल हो, 800 मिलियन का 40% कीजिएगा, 8 चौक 32, 320 मिलियन के लिए अगर तुम्हें सिर्फ 120 इनवॉइसेस को वेरीफाई करना है तो क्या मसले वाली बात है? तो यहाँ पे सैम्पलिंग उसको करनी ही नहीं चाहिए थी, यहाँ पे उसको 100% की तरफ जाना चाहिए था. So invoices to distributors and wholesalers would be selected haphazardly from invoice files. इस लाइन में 2 मसले हैं. एक तो haphazard कर रहा है, उसकी जगह पे कम से कम क्या कर ले, रैंडम कर ले. दूसरा वो कह रहा है कि सिलेक्ट कहाँ से किया जा रहा है, पॉपुलेशन रखी कहाँ पे हुई है, फाइल में. फाइल से मुराद है कि उसने वाउचर्स इकट्ठे किए होंगे, वाउचर्स का गुम होने का चांस है, शायद आपकी पॉपुलेशन पूरी ना हो. तो आपको फाइल मत यूज करें, आप लेजर से निकालें, लेजर से डाटा निकालें, फाइल से निकालने की तो जरूरत ही कोई नहीं है. The number of invoices to be checked has been determined considering that expected rate of deviation is low. उसने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन क्या है, यानी कि कंट्रोल्स यहाँ पे अच्छे बने हुए, स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, तो वेरीफाई कर लो. अगर वाकई में अच्छे बने हुए हैं तब तो तुम ये काम कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हें अपना तरीक़ेकार बदलना पड़ेगा. The expectation regarding rate of deviation is based on the fact that overall audit risk has been assessed. ये भी गलत चीज़ है. सिर्फ ऑडिट रिस्क में कंट्रोल रिस्क नहीं होता, एक इनहेरेंट रिस्क भी होता है, एक डेविएशन रिस्क भी होता है, डिटेक्शन रिस्क भी होता है. तो अगर उसको लग रहा है कि कंट्रोल रिस्क लो है तो उसको इनहेरेंट भी देखना पड़ेगा और अपना काम भी देखे, और पहले ये चेक करेंगे कि वाकई में ये रिस्क लो भी है या नहीं है. तो उसको एक दफा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में उतरना पड़ेगा. आइए जरा इसके सोल्यूशन पे देख लेते हैं. टेस्ट ऑफ डिटेल्स में डेविएशन आ रही है, तो खुद ही कह रहा है, कहाँ लिखा हुआ ऊपर देखिए सबसे, योर टीम हैज बीन मेड अ प्लान फॉर अ टेस्ट ऑफ डिटेल्स.
तो उसने बेसिकली उसके बड़े कंट्रोल्स वेरीफाई किए होंगे ना। सर टेस्ट ऑफ डिटेल जब हमने पीछे सैम्पलिंग साइज पढ़ा है उसमें टेस्ट ऑफ डिटेल में डेविएशन आता है ही नहीं, हाँ नहीं है ना, उसमें मिस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, तो ये खुद एक एरर है। ये भी कह रहे थे। अच्छा जी, आइए जरा इसका आंसर पे आइए। आंसर में वो 6 बातें कर रहा है। पहला सेम बात सेल्स वाली कर रहा है कि यहाँ पे नेट सेल्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ग्रॉस सेल्स की ज़रूरत है। दूसरा, जून और दिसंबर के अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए, 100% की तरफ जाना चाहिए, सैम्पलिंग यहाँ पे करनी ही नहीं चाहिए। तीसरा, हैप हैजर्ड की जगह पे एटलीस्ट रैंडम कर ले, क्योंकि बाकी 60% उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। 40% को तो हमने क्या कहा कि तुम 100% वेरीफाई कर लो, तो जो बाकी 60 बच गया है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रैंडम की तरफ जाना पड़ेगा। मगर ये भी कहाँ पे है, हैप हैजर्ड पे फंसे हुए हैं। फिर वो फाइल वाली बात इसने कर दी है। आगे वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स को उसने क्लब कर दिया है, हालांकि ये 2 डिफरेंट डोमेन्स हैं, 2 डिफरेंट स्ट्रैटम्स हैं, हर एक पे अलग अलग लगाने पड़ेंगे उसको प्रोसीजर्स। और नीचे वो रिस्क वाली बात वो रिपीट कर रहा है कि इनहेरेंट रिस्क अगर उसको लग रहा है कि लो है तो इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स छुपे हुए हैं जो कि इसने टेस्ट अभी तक नहीं किए एज पर दिस क्वेश्चन। जी एक और सवाल करना फिर करते हैं। ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 7। ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 7। ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 7। वो कल 220 देख लिया था, देखा नहीं होना किसी ने। 220 हाँ हो गया था ना, बस ठीक है। सवाल है 5 नंबर का, आपके पास 7 मिनट है। ये है ऑटम 15 क्वेश्चन नंबर 7, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड।
हो गया? यहाँ भी हो रहा है, करें। चलो जी, देखते हैं अब इसको। आप हैं एक ऑडिट इंचार्ज ऑफ अपॉर्चुनिटी लिमिटेड। कंपनी डील करती है एफएमसीजी के अंदर, कंफर्मेशन भेजी जा रही हैं, डेटर्स हैं, स्ट्रेटिफाई किया है, 4 डिफरेंट स्ट्रेटम्स बना दिए हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। कैटेगरी ए को अगर हम गौर से देखें तो नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत कम है और बैलेंस बहुत ज़्यादा है, 100%। इसी तरह कैटेगरी बी के अंदर भी बाकियों से कस्टमर्स कम हैं और बाकियों से वैल्यूज़ ज़्यादा है। तो ए और बी दोनों को हम 100% की तरफ लेके जा सकते हैं। पार्ट 1 या पॉइंट 1 वो कहता है वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस ऑफ कैटेगरी ए एंड बी विल प्रोवाइड सफिशिएंट कवरेज एज इनके अलावा जो बाकी लोग हैं वो इतने काम के नहीं हैं। गलत है। कैटेगरी ए का रिजल्ट कैटेगरी ए को मिलेगा, बी का रिजल्ट बी को मिलेगा, सी का रिजल्ट सी को मिलेगा और डी का रिजल्ट डी को मिलेगा। आप सिर्फ ए और बी वेरीफाई करके पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अपना आंसर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने स्ट्रेटम्स बनाए हुए, तो हर स्ट्रेटम का आंसर उसके अपने स्ट्रेटम के लिए होगा। तो ये बात उसने गलत की है। Selection should be done on haphazard basis because under this method all items of population have equal chance. Haphazard में नहीं होता, रैंडम में होता है, रैंडम में होता है। और कैटेगरी सी और कैटेगरी डी का तो जिक्र ही कहीं नहीं है, तो उसको कम से कम रैंडम के ऊपर उसको करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं बता रहा कि हमने सी और डी के ऊपर कोई काम किया। वो कह रहा है कि ए बी पे काम कर लिए, इतना ही बहुत है। तो सीओडी पे काम भी करे और काम करे अंडर रैंडम सैम्पलिंग। सिलेक्शन ऑफ सैंपल शुड बी डन सिस्टमैटिकली whereby items constituting 10% of the amounts in each category should be selected in descending order। क्या कहना चाह रहा? तरीका गलत बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करनी है तो पहले गैप निकाला जाए, फिर रैंडम सैम्पलिंग की जाए और उस गैप का इंटरवल में उसको ऐड किया जाए। तो ये जो बता रहा है तरीका, ये क्या है? गलत है। और कोई मसला इसमें आपको नजर आ रहा हो तो मुझे बताइए। इन पॉइंट्स के अलावा अगर कोई आपके जहन में बात आ रही है
एक दफ़ा इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं, कोई पॉइंट हम तो नहीं मिस कर गए। स्ट्रैटम में डिफरेंस बहुत है, 50 मिलियन नहीं, वो तो उसने एक रेंज ली हुई है, 1, 10, 50 और 50 से ऊपर। बेसिकली देखो ना, इसी से तो हमें पता चला है कि हम ऊपर 2 को 100% लेके जा सकते हैं। अगर वो बनाता 1 से 10 और 10 से ऑनवर्ड्स, तो हम उसको कभी आइडेंटिफाई ना कर पाते। अच्छा